हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिशियल लीगल। आई एम एडवोकेट राज वर्मा एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्ररी ट्रिब्यूनल सीरीज के पार्ट 2 के साथ, जहां आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 12 से लेकर सेक्शन 15 तक। हमने अपने पार्ट 1 में ऑलरेडी सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 डिस्कस कर चुके हैं, जो कि आप हमारे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए हम एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो चैप्टर 3 है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, वो कंटेन करता है कंपोजिशन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में, जो स्पैन करता है सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 15 तक। हम 10 और 11 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम डिस्कस करते हैं 12 से लेकर 15 के बारे में। तो बेसिकली सेक्शन 12 एंड 13 जो है वो ये बात करते हैं कि अगर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट हो चुकी है तो उसको चैलेंज कैसे किया जाए। वही सेक्शन 14 एंड 15 ये बोलते हैं कि अगर चैलेंज सक्सेसफुल हो चुका है तो जो आर्बिट्रेटर है उसकी मैंडेट टर्मिनेट कैसे की जाएगी एंड उसकी जगह पे नए आर्बिट्रेटर को सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं सेक्शन 12 एंड 13 से। तो हम पहले पर्टिकुलरली देखते हैं कि सेक्शन 12 एंड 13 एक्चुअली डील क्या करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन 12 की, तो ये बेसिकली ग्राउंड्स बताता है कि आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को किन ग्राउंड्स पे चैलेंज किया जा सकता है। वहीं जो सेक्शन 13 है वो ये बताता है कि इस चैलेंज की प्रोसीजर क्या होगी। तो बिफोर डायरेक्टली डाइविंग इनटू सेक्शन 12 हम कुछ बेसिक चीजें नोट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 11 के सबसेक्शन 4, 5 एंड 6 के अंदर आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के पास ये पावर है कि वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके दे सकती है पार्टीज को, लेकिन एक ड्यूटी कास्टेड है अंडर सेक्शन 11 सबसेक्शन 8। वो ड्यूटी ये है कि जो आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है, अगर वो किसी पर्सन को आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट करने वाला है तो वो उस पर्सन से एक डिस्क्लोजर मांगेगा। तो वो उस पर्सन से बेसिकली एक डिस्क्लोजर मांगेगा एंड वो जो डिस्क्लोजर होगा वो उन टर्म्स में होगा जो टर्म्स कंटेन्ड है सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 में। तो हम अपनी जो सेक्शन 12 है वो स्टार्ट करने वाले सबसेक्शन 1 से। तो आइए देखते हैं। अब जो सबसेक्शन 1 है वो कंटेन करता है कि किन बातों का डिस्क्लोजर किया जा रहा है ऐसे पर्सन के द्वारा जिसको आर्बिट्रेटर बनने के लिए अप्रोच किया जा रहा हो। तो सबसेक्शन 1 बेसिकली हम डिस्क्लोजर का क्राइटेरिया बताता है। तो जो पहली बात है जो उस पर्सन को डिस्क्लोज करनी है वो ये है कि उसको ऐसे कोई भी सर्कमस्टेंस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो सफिशिएंट टाइम न दे पाए आर्बिट्रेशन को। इसके अलावा उसको ऐसे भी किसी सर्कमस्टेंस को बताना पड़ेगा जिसकी वजह से वो आर्बिट्रेशन की एंटायर प्रोसीजर को 12 मंथ के भीतर खत्म करने में इनकेपेबल हो। नाउ इसके अलावा उसको क्या चीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, इसको अलावा उसको कोई भी ऐसा रिलेशनशिप या इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो कि उस पर्सन और पार्टी के बीच या उस पर्सन या और सब्जेक्ट मैटर के इन डिस्प्यूट के बीच में हो। तो ऐसा कोई भी रिलेशनशिप या इंटरेस्ट वो डिस्क्लोज करेगा। एंड नाउ ये रिलेशनशिप या इंटरेस्ट है वो फाइनेंशियल भी हो सकता है, बिजनेस रिलेटेड भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, किसी भी अदर काइंड का हो सकता है। इसके अलावा वो जो रिलेशनशिप या इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, वो पास्ट का भी हो सकता है और वो प्रेजेंट का भी हो सकता है। नाउ ये रिलेशनशिप और इंटरेस्ट जो है वो इस नेचर का हो कि वो जस्टिफाइबल डाउट रेज करता हो उस पर्सन की इंडिपेंडेंस पे या इम्पार्शियलिटी पे। सो अगर हम समराइज करें इस सेक्शन को तो बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई पर्सन है जिसको आर्बिट्रेटर बनने के लिए अप्रोच किया गया है और उस पर्सन का पार्टीज के साथ या उस पर्सन का डिस्प्यूट मैटर इन डिस्प्यूट के साथ कोई ऐसा रिलेशन हो जिसकी वजह से उसकी इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी को क्वेश्चन किया जाए, तो इस बात को उसको डिस्क्लोज करना जरूरी है। लेकिन अब क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसे कौन से सर्कमस्टेंस होंगे जिसको देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ इसकी इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी डाउटफुल है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस इनमरेटेड हैं हमारे 5th शेड्यूल ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट में। तो चलिए देखते हैं कि 5th शेड्यूल एक्चुअली कहता क्या है। 5th शेड्यूल है वो बेसिकली सर्टेन सर्कमस्टेंसेस कंटेन करता है ना। अगर जो पर्सन जिसको आर्बिट्रेटर के लिए अप्रोच किया जा रहा है यानी कि प्रोस्पेक्टिव आर्बिट्रेटर अगर इनमें से किसी सर्कमस्टेंस पे फॉल करता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसकी इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी जो है वो डाउटफुल है। नाउ जो 5th शेड्यूल है वो 34 ऐसे सर्कमस्टेंसेस जो है इनोबरेट करता है 7 डिफरेंट सबसेक्शंस के अंदर या सब टॉपिक्स के अंदर। नाउ ये बहुत ज्यादा रेंज करते हैं, वो बेसिकली ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंस बताते हैं जैसे आर्बिट्रेशन की रिलेशनशिप पार्टीज के साथ, आर्बिट्रेटर की रिलेशनशिप डिस्प्यूट के साथ, आर्बिट्रेटर की रिलेशनशिप अदर आर्बिट्रेटर्स के साथ या पार्टीज के काउंसिल के साथ। नाउ ये सब चीजें 5th शेड्यूल में मेंशन्ड है एंड इट इज वेरी थरो एंड बेसिकली इसमें 34 ऐसे सर्कमस्टेंसेस इनोबरेटेड हैं। तो मूविंग ऑन हम डिस्कस करते हैं सबसेक्शन 2 के बारे में।
बस ये इतना कहता है कि अगर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट हो चुकी है एंड प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू है, तो वो ऐसी कुछ चीज जो वो डिस्क्लोज ऑलरेडी नहीं किया था, जिसको करनी चाहिए थी सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अंदर, तो वो चीजें वो पार्टीज को डिस्क्लोज कर देगा। तो बेसिकली ये बोला है कि अगर डिस्क्लोजर पहले नहीं हुआ है और सर्कमस्टेंस अभी अराइज हो रहे हैं, तो आपको डिस्क्लोजर करना जरूरी है इफ यू आर एन आर्बिट्रेटर नाउ। सो मूविंग ऑन टू सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 इज रियली इंपॉर्टेंट एंड ये बेसिकली बताता है कि किन ग्राउंड्स पे अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर की चैलेंज की जा सकती है। तो ये बेसिकली दो मेजर ग्राउंड्स बताता है। तो पहला ये है कि अगर कोई भी ऐसा सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट करता है जो आर्बिट्रेटर के इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी पे डाउट रेज करे, तो वो ग्राउंड फॉर चैलेंज हो सकता है। सेकेंडली, अगर जो पर्सन आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट किया जा चुका है बट ही इज नॉट हैविंग द सेम क्वालिफिकेशन जो पार्टीज ने अपने अग्रीमेंट में सोच के रखा था, तो अगर वो सेम क्वालिफिकेशन नहीं रखता है तो उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है। नाउ मूविंग ऑन टू सबसेक्शन 4। नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 बेसिकली ये बोलता है कि अगर किसी पार्टी का खुद का एक अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर है और उसको उसी के आर्बिट्रेटर को चैलेंज करना है, उसी के आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना है, तो सिर्फ उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में कर सकता है जो उसकी अपॉइंटमेंट के बाद पर्सन को पता चला है। यानी कि अगर मैं एक पर्सन हूं और मैंने अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, नाउ मेरे को इसको चैलेंज करना है इसके अपॉइंटमेंट को, तो मैं सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे कर सकता हूं जो मेरे को अपॉइंटमेंट के बाद पता चला। मैं अपॉइंटमेंट के पहले से जो ग्राउंड मुझे पता है, मैं उनको उठा के उसको चैलेंज नहीं कर सकता। ये बात हमारा सबसेक्शन 4 कहता है। नाउ कमिंग टू सबसेक्शन 5। ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई भी एक पर्सन है जिसका रिलेशनशिप पार्टीज के साथ, अगर कोई भी एक पर्सन है जिसका रिलेशनशिप पार्टीज के साथ या सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट के साथ उस कैटेगरी में फॉल करता है जो शेड्यूल 7 में मेंशन्ड है, तो वो इनएलिजिबल हो जाएगा टू बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर। इसका मतलब ये है कि अगर पर्सन का पार्टीज के साथ या पर्सन का सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट के साथ कोई अगर ऐसा रिलेशनशिप है जो कि 7th शेड्यूल में प्रेजेंट है, तो he will not be appointed as an arbitrator, he will be ineligible। लेकिन यहाँ पर प्रोविजन में ये दिया गया है कि डिस्प्यूट अराइज होने के बाद अगर पार्टीज खुद ब खुद अग्री करती है कि हाँ हम सबसेक्शन 5 को अपने अग्रीमेंट में अलाउ नहीं होने देंगे, तो ये सबसेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो अब हम समझते हैं कि शेड्यूल 7 में क्या दिया गया है। तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल 7 की, तो ये काफी हद तक सेम है शेड्यूल 5 के साथ। शेड्यूल 5 में जो था 7 सब टॉपिक्स दिए हुए थे, वही शेड्यूल 7 में 3 सब टॉपिक्स दिए गए हैं। नाउ अगर हम देखेंगे कि जो शेड्यूल 7 के सब टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये जो 3 सब टॉपिक्स हैं वो सेम हैं जो कि प्रेजेंट थे शेड्यूल 5 में। एंड नाउ इन 3 सब टॉपिक्स के अंदर 19 सर्कमस्टेंसेस मेंशन्ड हैं, और जब हम देखते हैं शेड्यूल 5 के अंदर भी, तो उसके भी 3 शुरू के सब टॉपिक्स में 19 ही मेंशन्ड है। 5 का जो फर्स्ट 3 पार्ट है एंड शेड्यूल 7 एंटायरली आइडेंटिकल है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इन दोनों शेड्यूल के डिफरेंस को समझाते हुए वी हैव दिस केस ऑफ एचआरटी कॉर्पोरेशन वर्सेस गेल। ये बेसिकली ये बोलता है कि शेड्यूल 5 में जो क्राइटेरिया मेंशन्ड है एंड उस क्राइटेरिया में अगर कोई पर्सन फॉल करता है, तो बेसिकली ये कहा जाएगा कि उसकी इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी जो है वो क्वेश्चन की जा सकती है। वहीं अगर हम शेड्यूल 7 की बात करते हैं, तो अगर जो पर्सन है वो शेड्यूल 7 में फॉल होता है, तो बेसिकली हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि he will be ineligible to be appointed as an arbitrator। सो यही मेन डिफरेंस है शेड्यूल 5 में एंड शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 5 की कैटेगरी में अगर आप फॉल हो रहे हैं तो आपके इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी पे डाउट रेज किया जा सकता है, एंड अगर शेड्यूल 7 में फॉलो अप हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप डायरेक्टली इनएलिजिबल हैं, कि आप आर्बिट्रेटर की तरह अपॉइंट नहीं हो सकते। नाउ कमिंग टू सेक्शन 13। जो सेक्शन 13 है वो बेसिकली बात करता है कि आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट अगर हो चुकी है और उसको चैलेंज करना है तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट जो है वो बार-बार पार्टी ऑटोनॉमी को अपहोल्ड करता है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। डायरेक्टली जो सबसेक्शन 1 है वो ये कहता है कि पार्टीज आर फ्री टू अग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग एन आर्बिट्रेटर। सो बेसिकली जो पार्टीज हैं वो खुद से डिसाइड कर सकते हैं अपने अग्रीमेंट में कि वो आर्बिट्रेटर को चैलेंज करने की प्रोसीजर क्या रखने वाली है। नाउ मूविंग ऑन, हम आते हैं सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 बेसिकली ये बात करता है कि अगर
पार्टीज ने आपस में कोई प्रोसीजर निर्धारित नहीं किया अपने अग्रीमेंट में, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये है कि अगर किसी पार्टी को चैलेंज करना है आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को, तो उसको वो करना होगा 15 दिन के अंदर। यानी 15 दिन कहां से काउंट होगा? तो 15 दिन तब से काउंट होगा जब उसको पर्सन को पता चल रहा है कि कोई सर्कमस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है जो सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 में दिए गए हैं। नाउ सबसेक्शन 3 में क्या दिया गया है सेक्शन 12 के? तो बेसिकली ग्राउंड्स की बात करता है कि आप किन ग्राउंड्स पे आर्बिट्रेटर को चैलेंज करते हैं। तो अब सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्या बात करता है? तो ये बेसिकली ये बोलता है कि अगर किसी भी आर्बिट्रेटर की इंडिपेंडेंस या इम्पार्शियलिटी जो है वो डाउटफुल हो, या उसके पास इनफ क्वालिफिकेशन नहीं हो टू बी अपॉइंटेड एज एन आर्बिट्रेटर, तब उसके जो अपॉइंटमेंट है उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो जिस दिन से उसको इन ग्राउंड्स का पता चल रहा है पर्सन को, उस दिन से लेके 15 दिन के भीतर उसको अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना पड़ेगा। नहीं तो सेकंड कंडीशन ये है कि जिस दिन उसको पता चल रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो कंस्टिट्यूट हो चुका है, उस दिन से लेके 15 दिन के अंदर उसको चैलेंज करना पड़ेगा। एंड नाउ इस चैलेंज का फॉर्मेट क्या होने वाला है? तो बेसिकली उसको एक रिटन स्टेटमेंट ऑफ रीजन देना पड़ेगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, क्योंकि यहाँ पर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वही डिसाइड करने वाला है कि अपॉइंटमेंट रखनी है या रद्द करनी है। तो जो भी पर्सन चैलेंज कर रहा है अपॉइंटमेंट को, वो एक रिटन स्टेटमेंट ऑफ रीजन देगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को, उसके बाद ही आगे की प्रोसीजर बढ़ेगी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सबसेक्शन पे। तो सबसेक्शन 3 क्या कहता है? सबसेक्शन 3 बेसिकली ये बोलता है कि अगर जब कोई चैलेंज किया गया है किसी की अपॉइंटमेंट को, एंड आर्बिट्रेटर अगर खुद ब खुद विथड्रॉ नहीं करता है, एंड या तो पार्टी अग्री नहीं करती है चैलेंज को, यानी कि दोनों पार्टी अगर अग्री नहीं करती है चैलेंज को, तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो चैलेंज को डिसाइड करेगा। सो अगर समराइज करें इस सेक्शन को, तो बेसिकली ये बोलता है कि अगर चैलेंज किया गया है किसी भी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उस चैलेंज को डिसाइड करेगा। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जिसमें उसको डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहला तो ये है कि अगर किसी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है और वो खुद ब खुद स्टेप डाउन कर जाता है, तो फिर कोई जरूरत ही नहीं डिसाइड करने की। सेकेंडली, अगर दोनों पार्टी एग्री कर जाती है कि हाँ आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करना है, तो जब दोनों पार्टी उस आर्बिट्रेटर को नहीं चाह रही है, तो आर्बिट्रेटर को रख के किया क्या जाएगा? तो इस केस में किसी को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सप्लेन करता है हमारा सबसेक्शन 3। नाउ हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। तो बेसिकली सबसेक्शन 4 ये बोलता है कि अगर सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 2 के अंदर किसी भी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जाता है, एंड वो जो चैलेंज है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है, तो जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो प्रोसीडिंग कंटिन्यू रखेगा, एंड वो एंड में आर्बिट्रल अवार्ड भी रेंडर करेगा, यानी कि प्रोसीडिंग पूरी तरह से नॉर्मल तरीके से चला सकता है। ये कहता है हमारा सबसेक्शन 4। अब देखते हैं कि सबसेक्शन 5 क्या बोलता है। सबसेक्शन 5 जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बेसिकली ये बोलता है कि अगर सबसेक्शन 4 के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड पास किया जाता है, यानी कि हम पूरा केस समझ रहे हैं यहाँ पर क्या होता है कि अगर चैलेंज किया गया था, चैलेंज फेल हो जाता है, तो सबसेक्शन 4 के अंदर जो है आर्बिट्रल अवार्ड पास किया जाएगा नॉर्मल प्रोसीडिंग करने के बाद। नाउ अगर ऐसा कोई आर्बिट्रल अवार्ड आता है जो कि सबसेक्शन 4 के अंडर पे डिलीवर्ड है, तो जिस पार्टी ने अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था, वो जो पार्टी है वो कोर्ट जा सकती है एंड उस पर्टिकुलर आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकती है अंडर सेक्शन 34, जो कि बात करता है रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड की। जैसा कि हम जानते हैं जो आर्बिट्रल अवार्ड होता है फाइनल एंड बाइंडिंग होता है, आप रिकोर्स ले सकते हैं अंडर द ग्राउंड्स दैट आर मेंशन्ड इन सेक्शन 34। तो यहां पर ये ऐड ऑन हो जाता है। सबसेक्शन 5 एक नया ग्राउंड ऐड कर देता है उसमें कि अगर आपने आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया था, वो फेल हो जाती है और उसके बाद भी आपको एक आर्बिट्रल अवार्ड मिलता है, तो आप उस आर्बिट्रल अवार्ड के अगेंस्ट सेक्शन 34 में जा सकते हैं। यही एसेंस है सबसेक्शन 5 का। सो हम बात करते हैं सबसेक्शन 6 की। सबसेक्शन 6 बेसिकली ये बोलता है कि अगर सेक्शन 34 के अंदर रिकोर्स लिया गया आर्बिट्रल अवार्ड में और जो आर्बिट्रल अवार्ड है वो सेट असाइड कर दिया जाता है, तो जो पर्सन जिसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया था उसको फी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये बात को डिसाइड करेगा कोर्ट, और उसको फी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी एंटायरली डिस्क्रिशन रहेगा उस पर्टिकुलर कोर्ट का। ये बात करता है हमारे सबसेक्शन 6। इट इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। सो आइए हम देख लेते हैं सेक्शन 12 में सेक्शन 30 का एक कंबाइंड फॉर्मेट जो कि हमें याद रखना जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जब हम बात करते हैं आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज करने की, तो जो ग्राउंड्स मेंशन्ड है वो मेंशन्ड है 12 के सबसेक्शन 3 में। नाउ इस ग्राउंड के बेसिस में हम
चैलेंज कर सकते हैं या तो खुद के द्वारा निर्धारित किए गए प्रोसीजर से जो कंटेन्ड है सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 में, या जो प्रोसीजर मेंशन्ड है सबसेक्शन 2 में, उसके अकॉर्डिंग हम उसको चैलेंज कर सकते हैं आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को। नेक्स्ट ये आएगा कि जो चैलेंज है वो ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा, लेकिन उसको दो केसेस में ट्रिब्यूनल को डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। पहला तो क्या है कि आर्बिट्रेटर खुद ब खुद विथड्रॉ कर दे रहा हो या दोनों पार्टीज अग्री कर रही हो चैलेंज के लिए, तो इस केस में उनको डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। नाउ ये कहता है हमारा सबसेक्शन 3। नाउ हम बात करते हैं सबसेक्शन 4 की। सबसेक्शन 4 बेसिकली ये बोलता है कि अगर चैलेंज जो है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है तो जो ट्रिब्यूनल है वो अपनी प्रोसीडिंग कंटिन्यू रखेगा और आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर करेगा। नाउ लास्टली हम आते हैं सबसेक्शन 5 में, जो बेसिकली ये बोलता है कि अगर सबसेक्शन 4 के अंदर आर्बिट्रल अवार्ड पास हुआ है तो उसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में, और सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट व्हिच इज टर्म्ड एज रिकोर्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड। सो मूविंग ऑन, हमने देखा कि हम किन ग्राउंड्स पे चैलेंज कर सकते हैं आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को। सेकेंडली हमने देखा कि उसकी प्रोसीजर क्या होगी। अब अगर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट हट चुकी है यानी कि उसकी मैंडेट खत्म हो चुकी है, तो हम देखेंगे कि उसका टर्मिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है। यही हम देखने जा रहे हैं सेक्शन 14 एंड 15 में। सो अब मूव ऑन करते हैं सेक्शन 14 की तरफ। तो जो सेक्शन 14 है वो बेसिकली बात करता है फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट के बारे में। अब जब हम बात करते हैं फेलियर और इम्पॉसिबिलिटी टू एक्ट, ऑब्वियसली बात है कि हम आर्बिट्रेटर को रेफर कर रहे हैं। सो 14 बेसिकली सबसेक्शन 1 है, वो जो बेसिकली ये बोलता है कि जो आर्बिट्रेटर की मैंडेट है वो टर्मिनेट कर दी जाएगी एंड उसे सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा नए आर्बिट्रेटर से इन 4 कंडीशंस में। सो बेसिकली इस सबसेक्शन में 2 क्लॉसेस मेंशन्ड है, उन 2 क्लॉसेस में मिला के 4 डिफरेंट रीजंस मेंशन्ड है कि कब हम आर्बिट्रेटर की मैंडेट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो फर्स्टली जब वो डी जूरे या डी फैक्टो रीजंस की वजह से फंक्शंस परफॉर्म न कर पा रहा हो, यानी कि फॉर लीगल रीजन या फॉर प्रैक्टिकल रीजंस वो अपने फंक्शंस ही परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, या वो विदाउट अनड्यू डिले एक्ट ना कर पा रहा हो, यानी कि उसको काम करने में बहुत ज्यादा डिले हो रहा हो इस रीजन की वजह से, या वो खुद ब खुद अपने ऑफिस से निकल गया हो इस रीजन की वजह से, या जो पार्टीज हैं वो अग्री कर रही हो कि हाँ इनकी मैंडेट को टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इन 4 रीजंस में ये होगा, इन 4 सर्कमस्टेंसेस में ये होगा, जो आर्बिट्रेटर है उसकी मैंडेट को जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाएगा एंड उसकी जगह पे नया आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसेक्शन 2 क्या कहता है। सबसेक्शन 2 बेसिकली ये बोलता है कि सबसेक्शन 1 में जो 2 रीजन दिए हुए हैं कि ही इज अनेबल टू परफॉर्म हिज फंक्शंस और ही इज अनेबल टू एक्ट विदाउट अनड्यू डिले, तो रीजंस को सिंपलीफाई करने में या एग्जैक्टली डिटरमाइन करने में कोई दिक्कत होती है तो जो पार्टी है, कोई भी पार्टी है, वो अप्लाई कर सकती है कोर्ट को कि कोर्ट डिसाइड करेगा कि आर्बिट्रेटर की मैंडेट को टर्मिनेट किया जाए या नहीं किया जाए। अगर ये पता है हमको कि सबसेक्शन 1 में जो कैटेगरीज मेंशन्ड है अगर वो स्ट्रेट अप दिख रहा है कि ऐसी ऐसी सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डायरेक्टली उसकी मैंडेट जो है वो टर्मिनेट की जा सकती है। लेकिन अगर कोई कंट्रोवर्सी होती है तो जो पार्टीज हैं वो कोर्ट्स को अप्रोच कर सकती हैं एंड देन जो कोर्ट है वो डिसाइड करेगा कि टर्मिनेट मैंडेट की जाए या नहीं की जाए। नाउ हम बात करेंगे सबसेक्शन 3 के बारे में। तो सबसेक्शन जो 3 है वो बेसिकली रेफर करता है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 13 को, जो कि हमने देखा था कि क्या था कि अगर किसी भी आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है तो 2 एक्सेप्शंस हैं कि कब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को डिसाइड करना नहीं पड़ेगा। तो पहला एक्सेप्शन तो ये था कि जो आर्बिट्रेटर है वो खुद ब खुद विड्रॉ कर जाए, दूसरा ये था कि जो पार्टीज हैं वो दोनों पार्टीज जो है वो एक्सेप्ट कर ले उस चैलेंज को। केस जो था वो हमें बताया गया था सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में। तो जस्ट बिकॉज इसकी वजह से आर्बिट्रेटर की मैंडेट टर्मिनेट हो रही है डज नॉट मीन कि वो सारे एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर ले रहा है जो सेक्शन 12 के क्लॉज 3 में प्रेजेंट है। नाउ सेक्शन 12 के क्लॉज 3 में क्या क्या चीज प्रेजेंट थी कि डाउट्स ऑन इम्पार्शियलिटी एंड इंडिपेंडेंस और एनी डाउट रिगार्डिंग हिज क्वालिफिकेशन। तो जस्ट बिकॉज ही इज स्टेपिंग डाउन, जस्ट बिकॉज उसकी मैंडेट टर्मिनेट हो रही है डज नॉट मीन कि वो इम्पार्शियल या नॉन इंडिपेंडेंट या अनक्वालिफाइड था। तो ये बेसिकली हमें बोलता है सबसेक्शन 3। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं सेक्शन 15 के बारे में। सेक्शन 15 बेसिकली बात करता है टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट की एंड सब्स्टिट्यूशन ऑफ आर्बिट्रेटर की। तो जब हम सबसेक्शन 1 देखते हैं वो बेसिकली ये बोलता है कि 13 और 14 में तो रीजंस मेंशन्ड है ही टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट के, उसके अलावा भी 15 का जो सबसेक्शन 1 है वो रीजंस ऐड करता है। तो जो मोर प्रोमिनेंट 2 रीजंस हैं वो ये हैं कि जहां पर वो खुद ब खुद विड्रॉ कर रहा है अपने ऑफिस से किसी भी रीजन की वजह से, या
वो किसी अग्रीमेंट के परसुएंट में विड्रॉ कर रहा है, ऐसा अग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज के बीच में हुआ हो। तो ये सबसेक्शन 1 कह रहा है। नाउ आगे जो सबसेक्शन 2 है वो बेसिकली ये बोलता है कि जब आर्बिट्रेटर की मैंडेट है वो टर्मिनेट हो रही है एंड उसकी जगह पे एक नया आर्बिट्रेटर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो वो सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस के द्वारा जो है अपॉइंट किया जाएगा जो पहले आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में यूज किए गए थे। कोई नया रूल्स एंड रेगुलेशन वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ये कहता है हमारा सबसेक्शन 2। इससे रिलेटेड हमारे एक इंपॉर्टेंट केस है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस जीएफ टोल प्लाजा। ये केस बेसिकली ये बोलता है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर होगा, इट नीड्स टू बी इन लाइन with the arbitration agreement between the parties। यानी कि जस्ट बिकॉज आप एक दोबारा आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर रहे हैं डज नॉट मीन कि आप अपने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट से डेविएट कर सकते हैं। जो नए आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट होगा वो भी ऑनलाइन होगा आर्बिट्रेटर अग्रीमेंट के साथ। इट विल फॉलो द सेम रूल्स एंड प्रोसीजर जो कि फर्स्ट आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट में यूज की गई थी। नाउ हम आते हैं सबसेक्शन 3 में। सबसेक्शन 3 जो है वो बेसिकली ये बोलता है कि आर्बिट्रेटर को अगर रिप्लेस किया जा रहा है सबसेक्शन 2 के अंदर, यहां हमने जो अभी देखा सबसेक्शन 2 के अंदर अगर नए आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट की जा रही है तो ऐसी कोई भी हियरिंग जो पिछले आर्बिट्रेटर के सामने हुई थी उसको रिपीट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये एंटायरली डिस्क्रिशन होगा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज। सो बेसिकली ये क्लॉज ये कहता है कि अगर पार्टीज का आपस में कोई आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट था कि हम सब्स्टिट्यूट आर्बिट्रेटर के आने पे प्रीवियस हियरिंग को लेंगे या नहीं लेंगे, तो वो उस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट ये डिस्क्रिशन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का होगा कि वो दोबारा हियरिंग ले या ना ले नए आर्बिट्रेटर के सामने। तो अब लास्टली हम डिस्कस करते हैं सबसेक्शन 4 के बारे में। सबसेक्शन 4 बेसिकली ये बोलता है कि अगर कोई ऑर्डर या रूलिंग जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई है, ऐसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के द्वारा जिसका अब आर्बिट्रेटर जो है वो सब्स्टिट्यूट किया जा चुका है, तो जस्ट बिकॉज एक नया आर्बिट्रेटर आ चुका है एंड जस्ट बिकॉज उस बेंच में अब पुराना वाला आर्बिट्रेटर नहीं है, ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो ऑर्डर या रूलिंग है वो इनवैलिड नहीं हो जाएगी। यानी कि जो ऑर्डर या रूलिंग है वो वैलिड रहेगी ही रहेगी, भले ही अब जो आर्बिट्रेटर है वो सब्स्टिट्यूट किया जा चुका है। लेकिन यहां पर भी यही है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड बाय द पार्टीज। यानी कि अगर पार्टीज का आपस में कोई ऑलरेडी अग्रीमेंट है इस बात को एड्रेस करते हुए तो वो अग्रीमेंट फॉलो किया जाएगा। लेकिन अगर जो अग्रीमेंट है इस बात पे साइलेंट है तो ये प्रोसीजर फॉलो की जाएगी कि हाँ जो ऑर्डर या रूलिंग है वो स्टिल एप्लीकेबल होगा। So that will be all for today. We'll see you guys in next video. Thank you so much.